हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में, जिसमें कि कल की लाइव क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए थे, टॉपिक्स बताए थे बच्चों को, लेकिन बहुत सारे बच्चे लाइव सेशन में नहीं जुड़ पाए थे, तो उनके लिए मैं इसको फिर से रिकॉर्डिंग मोड में दूसरा वीडियो बना रहा हूँ और आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर होगा। इस टॉपिक के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको टॉपिक याद हो कि जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आई होप कि आपको याद होगा। और उस टॉपिक में मैंने आपको सारी डिफरेंसेस, सारे एग्जांपल सब बता दिया था। आज हमको उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। तो आज का जो हमारा रिसेंट टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफिकल representation of ideal and non ideal solution। ठीक है, इस एग्जाम्पल में अगर आपको याद होगा कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको एक हिंट दिया था, जो कि ऐसे था कि जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो राउल्स लॉ फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? राउल्स लॉ। और राउल्स लॉ जो फॉलो करेगा तो राउल्स लॉ का ग्राफ आपको पता ही होगा। तो अगर कोई आपसे कहता है कि आइडियल सोल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, तो आप सीधे बोलिए सर कि जो ग्राफ राउल्स लॉ का बना था वही सेम ग्राफ किसका बनेगा? आइडियल सोल्यूशन का बनेगा। तो आइए देख लेते हैं क्या ग्राफ बनेगा। अगर आपको ग्राफ याद हो, ये याद होगा कि इधर आपका जो था वो वेपर प्रेशर था और इधर जो था वो मोल फ्रैक्शन था, या यूँ कह लीजिए कंपोजिशन था। क्या था? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि कंपोनेंट ए है, एक्स ए इक्वल टू 1 है, तो एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है? 1। तो अगर एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एक्स बी की वैल्यू अपने आप क्लियर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ एक्स ए इक्वल टू 1 है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका होगा? टोटल कंपोनेंट किसका है? ए का है। और ए का है तो जो प्योर कंपोनेंट है उसका प्रेशर हम ये मान लेते हैं दैट इज़ PA0। क्लियर? हम ये मान लेते हैं कि सब्सटेंस B इज़ मोर वोलाटाइल देन A। ये मान के ही मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। B इज़ मोर वोलाटाइल देन A। आप A को ज़्यादा वोलाटाइल मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कन्वर्ट हो गया एक्स ए इक्वल टू यहाँ 0 और यहाँ एक्स बी इक्वल टू 1। मतलब कि जैसे जैसे एक्स ए इधर की तरफ जा रहा है, हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, एक्स ए का कंपोजिशन घट रहा है और एक्स बी का कंपोजिशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक पॉइंट PB0। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको मैंने पहले भी बताया था। अब इसमें क्या है? राउल्स लॉ कहता है कि जो PA होता है वो होता है PA0 XA और जो PB होता है वो होता है PB0 XB। मतलब PA जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA होता है। यहाँ देखिए XA 1 है तो PA सबसे हाई होगा। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपसे वाइवा में पूछ जाता है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ XA इज़ 1 देन द वैल्यू ऑफ PA इज़ PA0। जो PA0 की प्योर कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वही PA हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो इस कंडीशन में ये साफ साफ बता रहा है कि अगर XA की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो किसकी वैल्यू डिक्रीज होगी? PA0 की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, मतलब PA की वैल्यू डिक्रीज होगी। देखिए, तो जैसे जैसे XA की वैल्यू 1 से 0 हुई, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। इसको बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर दें, ये ठीक है। वैसे यहाँ देखिए XB की वैल्यू 0 थी, यहाँ XB की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ भी देखिए ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये होगा। तो ये क्या है? ये आपका है डियर स्टूडेंट्स, ये है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है और ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, और जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या मिलता है आपको? ये मिलता है PT और PT इज इक्वल टू होता है PA प्लस PB। तो ये आपका जो ग्राफ मिला है, ये ग्राफ आइडियल कंडीशन के लिए है, मतलब कि राउल्स लॉ के लिए है।
तो आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि टॉपिक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये तो हो गया आइडियल सोल्यूशन के लिए। अब आते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। किसके लिए? नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है? नॉन आइडियल सोल्यूशन का। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं तो नॉन आइडियल कंडीशन में दो कंडीशन आती है। नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो कंडीशन आती है। एक आती है जब पी ए की वैल्यू पी ए नॉट एक्स ए से ज़्यादा होगी और पी बी की वैल्यू पी बी नॉट एक्स बी से ज़्यादा होगी, पी ए की वैल्यू लेस देन होगी पी ए नॉट एक्स और पी बी की वैल्यू बी बी नॉट। ये दो कंडीशन है ना भाई, दो कंडीशन आपको यही तो बताई गई है। ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये कंडीशन कहलाती है पॉजिटिव डेविएशन, और ये कंडीशन क्या कहलाती है? नेगेटिव डेविएशन। इसको पॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्शियल प्रेशर है ये कंपोनेंट के जो कंपोजिशन है और प्योर कंपोनेंट का प्रेशर है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या है? ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन, ये क्या है? लेस देन है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन। तो दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ एक बार बनाते हैं। ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में कितनी कंडीशन? दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? ये, और दूसरी कंडीशन है ये। तो चलिए, नॉन आइडियल सोल्यूशन में पहला ग्राफ हम प्लॉट करने चल रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए। पॉजिटिव का मतलब हो गया डजंट ओबे राउल्स लॉ एंड पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। देखिए, ग्राफ यही रहेगा, ग्राफ में चेंज नहीं होगा। बस होगा क्या कि ये जो पहले बोल्ड लाइन से पी ए था ये एक आइडियल कंडीशन है। कैसी है? आइडियल कंडीशन। ये आइडियल कंडीशन है। अब आइडियल कंडीशन से हमको डेविएशन शो करना है, तो आइडियल कंडीशन से डेविएशन कैसे शो करेंगे? तो आइडियल कंडीशन से डेविएशन क्या मिलेगा? यहाँ पी ए नॉट, पी ए जो ज़्यादा है, पी ए नॉट एक्स ए से ज़्यादा है, तो यहाँ जो ग्राफ मिलेगा डियर स्टूडेंट्स आपको वो कुछ ऐसा मिलेगा। एक मिनट, अगर आप ग्राफ मिलेगा तो आपको देखिए ऐसे मिलेगा ये और ये पी बी की वैल्यू कहेंगे सर ये कैसे बना दिए? तो भैया पी ए जो है वो पी ए नॉट एक्स से ज़्यादा है, तो जो आइडियल कंडीशन थी उससे ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है? पी बी जो है वो किससे ज़्यादा है? जो आइडियल कंडीशन थी उससे ज़्यादा है। क्लियर है? तो जब ये दोनों ज़्यादा होगा तो बट ऑब्वियस है कि पी टी भी ज़्यादा होगा, तो पी टी कितना हो जाएगा? ये, तो ये जो ग्राफ होगा ये किस लिए होगा? ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ के लिए। किस लिए ड्रा हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ के लिए ड्रा हो जाएगा। बन जाएगा? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन फॉर नेगेटिव। बहुत ही आसान है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया, नेगेटिव मतलब वेपर प्रेशर घट गया, ये बता चुका हूँ मैं आपको। दूसरा आता है नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेगेटिव डेविएशन की। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? पी ए नॉट एक्स ए, पी बी नॉट एक्स बी। तो ग्राफ कैसे मिलेगा? आइए देखते हैं। कहेंगे सर आप एक ही ग्राफ है सब बना दिए, तो भैया मेरे पास था तो मैंने मिटा दिया। आप क्या करिएगा, तीन अलग अलग ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, और ये सब कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट। ऐसे ग्राफ बना करके बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो आप बताने लायक रहे हैं, ऐसा ना हो कि सर हम तो जानते ही नहीं है। ठीक है, तो अब नेगेटिव डेविएशन है, पी ए की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो पी ए आइडियल कंडीशन में ये था तो इससे कम हो जाएगी वैल्यू। ये पी बी ये था, इससे वैल्यू कम हो जाएगी। हो गया? कम नहीं हो गया? और टोटल क्या हो जाएगा? ये भी कम हो जाएगा। ग्राफ क्या हो गया? डिक्रीज हुआ कि नहीं डिक्रीज हुआ? देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्यों डिक्रीज हो गया ग्राफ? डाउन मोड में क्यों चला गया? क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है।
तो आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल्स आपको तैयारी हैं डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ग्राफ बना करके क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, तो आई होप कि आप बता लेंगे, नोट कर लीजिए इसको। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं जो कि है क्या, वो है एजियोट्रॉप्स। क्या है? एजियोट्रॉप्स। इसके बाद हमारी नई प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमारा जो आज का जो नया टॉपिक है वो है एजियोट्रॉप्स। हेडिंग डाल लीजिएगा एजियोट्रॉप्स, नोट करिए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो है आपका क्या, एजियोट्रॉप्स। क्या है? एजियोट्रॉप्स है। तो एजियोट्रॉप्स के बारे में जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि इसे क्या कहते हैं। तो पहली बात तो इस बात का ध्यान दे दीजिए कि एजियोट्रॉप्स को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजियोट्रॉप्स आर आल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजियोट्रॉप्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉइलिंग विदाउट चेंज। नोट करिए, एजियोट्रॉप्स इज ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है बॉइलिंग विदाउट चेंज। तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर पूछा जाए, बॉइलिंग विदाउट चेंज पूछा जाए, तो इन सब का मतलब क्या है? एजियोट्रॉप्स है। और एक बहुत ही अच्छी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एजियोट्रॉप्स वही होंगे डियर स्टूडेंट्स जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। पहली बात तो ये ध्यान रख लेना है, क्या होंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एजियोट्रॉप्स होने के लिए पहला क्राइटेरिया है कि उसे क्या बोलना चाहिए? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कहना चाहिए? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एजियोट्रॉप्स को क्वेश्चन ये उठता है कि डिफाइन कैसे करेंगे। तो एजियोट्रॉप्स को डिफाइन करने के लिए डियर स्टूडेंट 2-3 क्राइटेरिया है। पहला, एजियोट्रॉप्स बाइनरी मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं? बाइनरी मिक्सचर होते हैं, पहला पॉइंट। एंड एजियोट्रॉप्स शुड बी बाइनरी मिक्सचर। दूसरा पॉइंट, एजियोट्रॉप्स जो होने चाहिए लिक्विड और वेपर फेज में दोनों का कंपोजिशन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सेम कंपोजिशन इन वेपर एंड लिक्विड फेज। 2 पॉइंट, ये क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि अगर एजियोट्रॉप्स है तो पहली बात तो वो नॉन आइडियल होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरी पॉइंट कि वो बाइनरी मिक्सचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइनरी मिक्सचर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, सेम कंपोजिशन इन वेपर एंड लिक्विड फेज होना चाहिए। और चौथा और सबसे बेस्ट पॉइंट है, कैन नॉट बी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर आपको याद होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? जब 2 लिक्विड्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है तो उनको सेपरेट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। बट इन मिक्सचर्स को, एजियोट्रॉप्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, कहीं भी ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि एजियोट्रॉप्स की बात कर रहा है, जो कि एजियोट्रॉप्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर सेपरेट नहीं हो सकते हैं तो क्वेश्चन ये उठता है कि तब कैसे सेपरेट होंगे? कैसे सेपरेट होंगे? इनके लिए अलग से टेक्निक आती है जिसको कि हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन मेथड से आप इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। समझ में बात आई? अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलिए सर इसको हम सेपरेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, तो आप पहले एक लाइन में बोलिए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। फिर नहीं समझता तो बॉइलिंग विदाउट चेंज। फिर नहीं समझता तो बोलिए सर पहली बात तो इसके एजियोट्रॉप्स होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया है कि वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि बाइनरी मिक्सचर होना चाहिए। तीसरा लिक्विड और वेपर फेज में उनका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। और चौथा और लास्ट पॉइंट है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वो सेपरेट नहीं होने चाहिए। तब आप जाकर के कहेंगे द गिवन मिक्सचर इज नोन एज एजियोट्रॉप्स। तो जरा डिफिनीशन लिख लीजिए डियर स्टूडेंट्स एजियोट्रॉप्स की। देखिए एजियोट्रॉप्स इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिखिएगा लिक्विड मिक्सचर which boils at constant temperature, the solution ब्रैकेट में liquid mixture which boils at constant temperature and can distill unchanged in composition। unchanged के नीचे अंडरलाइन करिएगा, क्या लिखिएगा, अनचेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। क्या कहलाते हैं, एजियोट्रॉप्स कहलाते हैं। एक डिफिनीशन और लिख लीजिए, कहेंगे क्या, यहीं से है, लिखिए द सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिखिएगा बाइनरी मिक्सचर। कैसा, बाइनरी मिक्सचर having the same composition in vapor and liquid phase and boil at a constant temperature In such case, it is not possible to separate the components by fractional distillation। तो आई होप कि डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी, डिफिनीशन इसी से याद रहेगी। चलिए अब आता है कि इनके टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, एजियोट्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए देखते हैं एजियोट्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं। क्वेश्चन आ गया टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एजियोट्रॉप्स जो डिफाइन किए गए हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो इनको जानने से पहले आपको मैं एक टॉपिक बताना चाहता हूँ कि जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के रेसिप्रोकल होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट होता है। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, अरे प्रेशर कम लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आपको याद होगा राउल्स लॉ वाला नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन की, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, वेपर प्रेशर हाई था तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और नेगेटिव डेविएशन में क्या था, राउल्स लॉ से नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर लो था तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा।
तो रट्टा नहीं मारना है, यहीं से आपके पास ऑप्शन है। इसीलिए इसको टाइप 1 कहते हैं। कुछ लोग बच्चे परेशान होते हैं, बुक्स में लिखा टाइप 1, इसको बोलते हैं टाइप 2। देखिए, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन से एजियोट्रॉप्स बनते हैं, तो अगर एजियोट्रॉप्स भी इन्हीं से बन रहे हैं तो ये भी 2 टाइप के होंगे, एक टाइप 1 एक टाइप 2। तो टाइप 1 वाला जो होगा वो यहाँ से आएगा। यहाँ देखिए बॉइलिंग पॉइंट लो है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए पहले वाले का नाम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और दूसरे वाले का नाम है मैक्सिमम। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कि नहीं ज़्यादा, इसका नाम है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो 2 टाइप के ये भी होते हैं एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहाँ से डिराइव हुए हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से। पॉजिटिव डेविएशन मतलब पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन से बने हैं। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन से बने। तो कोई पूछे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है, तो सर जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं उनका वेपर प्रेशर लो, बॉइलिंग पॉइंट हाई, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले को मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। वेपर प्रेशर लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसलिए मैक्सिमम। यहाँ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो टाइप 1 है, इसको पॉजिटिव डेविएशन या नॉन आइडियल होता है। तो इस तरीके से एजियोट्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। नोट कर लीजिए। पहले वाले की डिफिनीशन लिखिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की डिफिनीशन लिखिए। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स लिखिए। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स इज डिफाइंड एज द solution which shows a large positive deviation from Raoult's law. The solution which shows large positive deviation from Raoult's law is known as minimum boiling azeotrophs. ठीक है। दूसरा देखिए, मैक्सिमम वाले एजियोट्रॉप्स का लिखिएगा, द सॉल्यूशन विच शोज ए लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। द सॉल्यूशन which shows a large negative deviation from Raoult's law is known as maximum boiling azeotrophs। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर के 2 नंबर के आते हैं, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन कूलिंग इफेक्ट कॉज करेगा। यार सिंपल सी बात है, पॉजिटिव डेविएशन वाला कूलिंग इफेक्ट कॉज करेगा, और कौन सा हीटिंग इफेक्ट कॉज करेगा? मैक्सिमम बॉइलिंग। क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो अब आते हैं एग्जाम्पल पे। किस पे आते हैं? एग्जाम्पल। तो एजियोट्रॉप्स के टाइप क्लियर हो गए, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स क्लियर हो गया, दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। हम एग्जाम्पल पहला देखेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। किसका देखेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जाम्पल देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनमें से, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है, मैं कंपोनेंट्स देखते हैं, जो बाइनरी मिक्सचर बनता है, हम 2 कंपोनेंट ले लेंगे A और B, इन दोनों कंपोनेंट को ले लेंगे। पहला कंपोनेंट है वाटर और दूसरा कंपोनेंट है इथेनॉल C2H5OH। पहला एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस,
और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 351.5 केल्विन। ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद जब जो हमारा कंपोनेंट AB बना, AB का मतलब कि वाटर और इथेनॉल मिल गया, तो मिलने के बाद जैसे ही ये इनका कंपोजिशन मतलब इनका लिक्विड एंड वेपर फेज सेम होगा, तो वो सेम किस टेम्परेचर पे होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इनका आता है 351 केल्विन। कितना आता है, 351 केल्विन। पहले इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 351.5 केल्विन। पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 373 केल्विन। लेकिन इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट को जैसे ही दोनों को मिक्स किया गया, तो इस टेम्परेचर पे 351 केल्विन पर इनकी लिक्विड और वेपर फेज का कंपोजिशन सिमिलर हो जाता है, मतलब इथेनॉल और वाटर का, और वो एक साथ एक ही टेम्परेचर पर 351 केल्विन पर बॉयल करने लगते हैं। मतलब आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते आप उनको। और इस टेम्परेचर पे जो इनका कंपोजिशन होता है, यहाँ पे जो इथेनॉल साहब होते हैं वो अप्रॉक्स होते हैं 95.6% प्लस वाटर जो होता है वो होता है 4.4%। ये ध्यान रखिएगा, इथेनॉल 95.6% और वाटर 4.4%। बुक में हो सकता है एनसीईआरटी में आपको 95% लिखा हुआ मिले, बट एग्जैक्ट कंपोजिशन ये होता है, इथेनॉल का 95.6% और वाटर का 4.4%। और वो टेम्परेचर जिस पे कि दोनों एक साथ बॉयल कर रहे हैं, वो टेम्परेचर क्या है, 351 केल्विन है। कितना है, 351 केल्विन। क्लियर है। अगर इस टेम्परेचर पे बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो अब इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तो आप सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कंपोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर हो चुका है। मतलब कि इस कंपोजिशन पे आप इनको सेपरेट आउट करते रह जाइए, आप सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन में फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में काम करने लगता है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनका कंपोजिशन ये हो जाता है। और एक क्वेश्चन इससे यहाँ से बनता है डियर स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रिट। क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया हुआ है कि प्योर एथिल अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेक्टिफाइड स्प्रिट। रेक्टिफाइड स्प्रिट से प्योर एथिल अल्कोहल को सेपरेट आउट क्यों नहीं कर सकते हैं, बोलिए जल्दी से। ये क्वेश्चन बोर्ड का है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। वाई रेक्टिफाइड स्प्रिट कैन नॉट बी डिस्टिल्ड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, या वाई प्योर एथिल अल्कोहल भाई 95.6% है, प्योर एथिल अल्कोहल है, अलग कर लिया जाए तो हमें एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन प्योर एथिल अल्कोहल को मतलब रेक्टिफाइड स्प्रिट से हम सेपरेट आउट क्यों नहीं कर पाते। तो अगर कोई पूछे रेक्टिफाइड स्प्रिट होता क्या है, तो आप पहली बात बोलेंगे कि रेक्टिफाइड स्प्रिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दैट्स वाई because it is an example of azeotrophs, it cannot be distilled or separate by fractional distillation method, because at a particular temperature and their composition it cannot be distilled. Clear? तो रेक्टिफाइड स्प्रिट का फार्मूला क्या होता है, इथेनॉल प्लस वाटर 95.6 और 4.4%, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इससे आप इथेनॉल को एथिल अल्कोहल को क्यों सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एजियोट्रॉप्स है। कैसा एजियोट्रॉप्स है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। तो बोर्ड में पूछेगा तो केवल आप एग्जाम्पल लिख के मत चले आइएगा, आपसे पूछेगा क्यों नहीं कर सकते, तो पहले कंपोजिशन लिखिए, फिर लिखिए कि रेक्टिफाइड स्प्रिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी सेपरेट बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। समझ में आया कि नहीं आया, कर लेंगे। इसको मैं एक ग्राफ के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ये डायग्राम ये नोट कर लिए आप, अगर नोट कर लिए हो तो मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल, जनरल सा डायग्राम बताता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नोट कर लिए हैं, तो ये दोनों का आप देखिए, इसको क्यों बोले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, क्योंकि पहले 373 केल्विन था, फिर 351 केल्विन हो गया। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ये था एग्जैक्ट, लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 351। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट कम है या नहीं कम है, कम है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या होता है, क्लियर। चलिए अब इसी को ग्राफ पे देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये मान लेते हैं इधर जो है
इधर आपका कंपोजिशन है इधर, और यहाँ आपकी फेज़ है। अब वो फेज़ लिक्विड फेज़ या फेज़ मतलब ये मान लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? ये मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 351.5 केल्विन। ये आपका एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है? चलिए इधर देखिए, ये एक पॉइंट है जिसपे कि टेम्परेचर कितना है? 351 केल्विन। इस पॉइंट पे आप देखेंगे, कहेंगे क्या हो गया सर, यहाँ क्यों ले आके पॉइंट बनाए? भैया वाटर कितना परसेंट था? वाटर था 4.4%। तो भाई उसको उतनी इज्जत दी जाएगी ना। तो क्या हुआ? तो देखने को ये मिलता है डियर स्टूडेंट्स कि इनका जो ये है वेपर फेज़, और ये है क्या? लिक्विड फेज़। वाटर का ये वेपर फेज़ है, और ये क्या है? लिक्विड फेज़ है। ठीक है, इधर क्या है? ये इथेनॉल का वेपर फेज़ है, और ये क्या है? ये लिक्विड फेज़। तो जरा बताइए, इस टेम्परेचर से ऊपर इसका वेपर फेज़ कुछ और था, इसका लिक्विड फेज़ कुछ और था, इसका इथेनॉल का वेपर फेज़ कुछ और था, लिक्विड फेज़ और कुछ और था। लेकिन जब दोनों का कंपोजिशन यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो वाटर का कंपोजिशन 4.4% है, और इसका कंपोजिशन कितना? 95.6% है। तो इस कंपोजिशन में 4.4% वाटर और 95.6% इथेनॉल, और इस टेम्परेचर पे ये जो आपको लिक्विड मिल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको पहले ही डिफिनेशन में बताया है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट एजियोट्रॉप्स किसे कहते हैं? वो टेम्परेचर या वो बॉइलिंग मिक्सचर जिनका लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। ये देखिए, लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों का कंपोजिशन डिफरेंट था, लेकिन जैसे ही इस टेम्परेचर पे पहुंचा, इस कंपोजिशन और टेम्परेचर पे पहुंचा है, इसका क्या हो गया? इनका कंपोजिशन देखिए, यहाँ इस पॉइंट पे आकर के क्या हो गया? सिमिलर हो गया। वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों सेम हो गए, नहीं सेम हो गए? ये देखिए, इसका वेपर फेज और लिक्विड फेज सेम हुआ कि नहीं हुआ? वेपर फेज और लिक्विड फेज सेम हो गया, नहीं हो गया? दोनों आकर के मिल गए। तो इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन है वाटर का 4.4% और जो अल्कोहल का है वो 95.6% है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्लियर है रेक्टिफाइड स्पिरिट? चलिए, आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये ग्राफ समझाने के लिए था, और बॉइलिंग पॉइंट भी दिखाई दे रहा होगा आपको कि 373, 351 इससे कम हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। चलिए और एग्जाम्पल लिख लीजिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के। इसके अलावा एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल। Chloroform and ethanol is also an example of minimum boiling azeotrophs. Chloroform and ethanol. चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल लेके चलते हैं किसका? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। किसका? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब क्वेश्चन ये उठता है डियर स्टूडेंट कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता क्या है? तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अभी बताया हूँ कि सर ये राउल्ट्स लॉ से लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल 3-4 है, जैसे HCl और वाटर, H2O और HNO3। नोट कर लीजिए।
लिखिए H2O प्लस HCl, H2O प्लस HNO3, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन याद होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताया था क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये 3 बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब हमें जो एग्जाम्पल समझना है उसके बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं, जो आपके सिलेबस में डिटेल में है, इसके बारे में जानना है, एनसीईआरटी में मेंशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। H2O और HNO3, H2O और HNO3 के बारे में अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो वैसे ही एग्जांपल लेते हैं। H2O जो है और जो HNO3 है, अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका 373 केल्विन और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 359.5 केल्विन होता है या 359 केल्विन होता है। ठीक है, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे ही इन दोनों को मिलाया जाता है तो एट 393.5 केल्विन पे, देखिए इसका टेम्परेचर 359, इसका टेम्परेचर 373, दोनों को मिक्स किए तो देखिए अपने टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। पहली बात, इस टेम्परेचर पे और कंपोजिशन ये रहता है HNO3 68% बाई मास और H2O जो होता है 28 का 32%, कितना 32%। तो 68, ये ध्यान रखिएगा 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाई मास होता है। क्या होता है? बाई मास होता है। तो जब इनका कंपोजिशन 32% और इसका 68% हो जाता है और 393.5 केल्विन टेम्परेचर पहुंचता है, तब ये एक्ट करते हैं एज ए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की तरह। एजियोट्रॉप्स की तरह। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है। यहाँ पे क्या होता है, सेम ग्राफ ऐसे बन जाएगा। इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें, टेम्परेचर याद रहेगा ना, ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करूँ मैं इसको, तो आप ग्राफ भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। इधर कंपोजिशन है, इधर बॉइलिंग पॉइंट है, आपको पता ही है। अगर वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 373 केल्विन, और इसकी बात करें तो HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 359 केल्विन। ठीक है, अब जब कंपोजिशन की बात करें, इस पॉइंट पे अगर टेम्परेचर 393.5 केल्विन है, तो ये देखिए अगर आप बात करें, ये वेपर फेज, ये लिक्विड फेज, ये इसका लिक्विड फेज, ये इसका वेपर फेज। इस पॉइंट पे जब वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन 32% और नाइट्रिक एसिड का कंपोजिशन कितना है 68% है, इसका वाटर का कितना 32% बाई मास और इसका 68% बाई मास है, और टेम्परेचर कितना है 393.5 केल्विन है, तो इस कंडीशन में ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपोजिशन। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट लो था, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो था, और ये दोनों मिल करके एक हाई बॉइलिंग पॉइंट पे कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, कैसे उनको उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ भी आप बना सकते हैं एग्जाम पेपर में अगर आएगा तो। और ये एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, और एक इथेनॉल और वाटर वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, मिनिमम वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, रेक्टिफाइड स्प्लिट वाला। ठीक है, या ऐसे देगा एग्जाम्पल कि इस मिक्सचर को सेपरेट क्यों नहीं कर सकते फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से, क्योंकि ये एजियोट्रॉप्स है, बता लेंगे। तो आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। जो बच्चे लाइव सेशन में नहीं जुड़ पाते उनके लिए ये वीडियो लेक्चर में बना रहा हूँ, जो जुड़ गए थे उनके लिए भी है, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप लाइव सेशन में नहीं जुड़ पाए, क्योंकि यही सब चीज़ें वहाँ भी पढ़ाया था। तो आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मंडे को हम लोग एक न्यू टॉपिक और सेशन के साथ मिलेंगे। कल मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोग बायोमॉलिक्यूल चैप्टर जो है वो पढ़ें, डिस्कस करें, बट अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं उसको ज़रूर डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे आज के कमेंट बॉक्स में आपने मैसेज करेंगे तो मैं आज सेकंड बुक संडे जो मैंने कहा था स्टार्ट करने के लिए वो स्टार्ट कर दूँगा।
अगर नहीं कहेंगे तो नहीं स्टार्ट करूँगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जो आपके मित्र पढ़ चुके हैं उनको भी शेयर करिए, देखिए क्या उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लियर नहीं होगा, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लियर करने के लिए आपके सुमित सर आपके लिए बैठे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।